आप में से बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल होगा, बट देन व्हाई डू डॉक्टर्स डोंट गाइड अस? डॉक्टर्स क्यों नहीं हमें गाइड करते? आपका क्या ख्याल है? डॉक्टर गाइड करते, बाज़ दफा पेशेंट्स भूल जाते हैं। डॉक्टर्स की जो गाइडेंस है हम देखते हैं कि वो कैसी है, क्योंकि हम जो डॉक्टर्स हैं हम सब ने पढ़ी हुई है, हमने पढ़ा तो हुआ है, लेकिन मसला क्या है, जो कन्वेंशनल मेडिसिन है उसमें डॉक्टर इज इन चार्ज और वो पेशेंट को कहता है ये दवाई लेनी है, ये खाना है, ये टेस्ट कराना है और इतने दिन बाद मेरे पास आना है। मैक्सिमम पेशेंट ये पूछ लेता है कि दूध के साथ या कोई परहेज या कुछ ऐसी बात, लेकिन पेशेंट इज पैसिव। अगर कोई उसको घर में ये भी कह देता है ना कि इतनी दवाइयां इतना खा रहे हो, तो वो पेशेंट कहता है बस ये डॉक्टर ने एडवाइस की है, और हम पक्कियां लगाते रहते हैं। जो कुछ वो बता रहा है हम बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड एक्टिविटी करते हैं और वो खाते पीते रहते हैं। लेकिन ये जो लाइफस्टाइल मेडिसिन होती है ये पेशेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। कई दफा डॉक्टर माइंड कर जाते हैं, अगर आप क्वेश्चन करें कि ये मेडिसिन किस मकसद के क्यों लिए लेनी है या जरूरी लेनी है, या मैं ना लूं तो क्या होगा, वो ऑफेंड हो जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल होते हैं, इसलिए कि एक तो उन्होंने बिहेवियरल साइंसेज इतनी नहीं पढ़ी होती, उन्होंने वो तरीके नहीं सीखे होते कि किस तरह से पेशेंट के साथ बात की जाए। दूसरा ये कि वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है और वही सवाल पेशेंट बार बार पूछ रहे होते हैं। उसमें ये भी मसला आ जाता है कि जो पेशेंट्स होते हैं ना, जैसे मेरे पास भी, मुझे पहले समझ नहीं आती थी कि अगर मैंने कोई लिखी है प्रिस्क्रिप्शन, तो पता है लोग क्या करते हैं कि माँ पूछती है ये रेशे वाली कौन सी है और उल्टी वाली कौन सी है और वो पेट में दर्द वाली कौन सी है। सेल्फ मेडिकेशन। हाँ, बाद में उन्होंने क्या करना है कि घर में ना जब कोई जरूरत पड़नी है ना, तो उन्होंने खुद से उन्होंने कहना वो जो आपने लास्ट टाइम रेशे वाली लिख के दी थी ना, वो मैं 3 दफा पिला चुकी हुई हूँ। कई दफा पेशेंट आता है जी मैं रात को एंटीबायोटिक शुरू कर चुकी हुई हूँ, अच्छा नेबुलाइजर वो भी कर चुकी हुई हूँ, अच्छा फलां दवाई वो भी कर चुकी हुई हूँ। तो मैं कहती हूँ फिर आप तो मेरा इम्तिहान लेने आए हैं कि अब मैं इम्तिहान में पास होती हूँ कि नहीं ना, यानी इतना तो आप इंतजार करते हैं कि आप हर मेडिसिन ना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर पेशेंट को जो ड्राइविंग सीट में बिठाते हैं उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि पेशेंट वो उसको एम्पावर किया जाता है, उसको बताया जाता है दिस इज अबाउट योर लाइफ, उसके बिहेवियर्स की उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसको मोटिवेट किया जाता है और उसको ये अप्रोच दी जाती है कि लुक देयर इज मोर देन दिस मेडिसिन दैट यू कैन डू विद योर लाइफ, जो कि आपको कन्वेंशनल में नहीं मिलती लेकिन लाइफस्टाइल में ये चीज नजर आती है। दूसरा ये कि जो रोल होता है डॉक्टर का, यानी लाइफस्टाइल मेडिसिन में जो डॉक्टर्स जाते हैं, लाइफस्टाइल कोचेज होते हैं, उनका रोल क्या होता है कि एक तो वो एक्सपर्ट हैं मेडिसिन के, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। अगर आपको कहीं मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, ये लेना है वो लेना है, तो वो आपको उस पर भी गाइड कर देते हैं। या ये कि फर्ज करें आपको किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाना है, सर्जन को दिखाना है या किसी भी स्पेशलिटी को दिखाना है, तो वो आपको उसकी तरफ भी रेफर करेंगे, मेडिसिन के बारे में भी बताएंगे कि यहाँ पर आपको मेडिसिन की जरूरत है, यहाँ पर आपको कोई सर्जिकल प्रोसीजर कराना है, यहाँ पर अब डोज कम करनी है, डोज बढ़ानी है। लेकिन उनका जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो कोच का होता है। दे एक्ट एज कोचेस, जिसमें वो बिहेवियर्स को मॉडिफाई करने के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि ये नई फील्ड है। आपको कम डॉक्टर्स ऐसे मिलेंगे जो बिहेवियर्स को मॉडिफाई करने की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। फिर इसके बाद डिजीज अप्रोच जो होती है वो क्या है कि लाइफस्टाइल से वो करते हैं। वो ये नहीं कहते कि ये जरासीम है या आपका लिवर वीक है तो बस वीक ही रहना है और प्लीज एक्सेप्ट इट, आपके लंग्स वीक हैं तो वीक ही हैं तो प्लीज एक्सेप्ट इट। वो आपको बताते हैं कि आप अगर लाइफस्टाइल में ये मॉडिफिकेशंस करते हैं तो इससे आपके बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं उनके अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है। मुझे आस्मा 84 से शुरू हुआ था और 88 में इतना बढ़ गया कि मैं 1 हफ्ते हॉस्पिटलाइज रही और स्टीरॉइड्स पे आ गई। और उसके बाद बस मेरी ये कहानी थी कि आस्मा अटैक होता था और मुझे स्टीरॉइड्स लगते थे, हॉस्पिटल जाती थी और मैंने कितने साल इस तरह से गुजारे। उसके बाद मेरा ख्याल है 2008 और 9 में कुरान में आ गई और जैसे मैं कुरान में आई मेरा आस्मा बेहतर होना शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद मुझे एक डॉक्टर ऐसे मिले जिन्होंने मुझे कहा कि आप अपने आप को चेंज करें, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, आप देखें कि ठंडी हवा बुरी है लेकिन फिर भी खुली हवा में जाएं। और जैसे जैसे मैंने वो खुद की, फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एज ज्यादा है लेकिन मेरे एस्मा अटैक्स नहीं है। मैं इनहेलर्स भी बहुत कम अब तो मैं लेती हूँ इस तरह से ना। हाँ बिल्कुल, देखिए आपको खुद से समझ आती है और अगर कोई आपको सपोर्ट मिल जाए तो आपको ज्यादा पता चलता है।
अच्छा, इसके बाद ये कि प्राइमरी फोकस जैसे कि कन्वेंशनल मेडिसिन में दवाइयों पे है, प्रोसीजर्स पे है, जरासीम पे है, इसमें वो नहीं होता। जैसे कोविड भी जब आया तो हम देखते हैं कि मीडिया में भी बहुत ऐसी खबरें थी कि जी डॉक्टर्स की बहुत डेथ हुई है, और हमारी हमदर्दी डॉक्टर्स से ये थी कि जी ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, हर वक्त कोविड के पेशेंट से डील कर रहे हैं, और इस वजह से जाहिर है उनको वो जल्दी जरासीम लग रहे हैं। ये बात फैक्ट है, लेकिन इसमें एक और बहुत बड़ा फैक्ट है, वो ये है कि बहुत से डॉक्टर्स का लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। तो वेट ठीक नहीं है, खाने पीने की हैबिट्स ठीक नहीं है, और अपनी केयर नहीं है, सेल्फ केयर नहीं है इस मामले में। तो इसी वजह से फिर उनके अंदर इम्यूनिटी भी लो है। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि सेल्फ केयर। इस पे रिसर्च है पूरी कि अगर एक डॉक्टर खुद किसी काम को प्रैक्टिस कर रहा है तो वो अपने पेशेंट को भी एडवाइस करेगा। मेरा अगर वेट मैनेज्ड है तो मैं अपने पेशेंट को भी वेट मैनेजमेंट बताऊंगी। मैं अगर खुद सैलेड खाती हूँ तो मैं न्यूट्रिशन के बारे में चाहे किसी भी बीमारी के लिए पेशेंट आएगा उसको एडवाइस करूंगी। और मैं तो क्योंकि वैसे ही सैलेड खाती हूँ, मैं जितने पेशेंट्स यानी बच्चे जो आते हैं, अगर मदर के ये बच्चे ये जंक खाते हैं, मैं उनको फौरन अपना वो प्याला दिखाती हूँ। मैं कहती हूँ देखो मैं क्या खा रही हूँ। और कई दफा बच्चों को मैं उसमें ऑफर भी करती हूँ कि अगर आप इसमें से कुछ लेना चाहें तो आप लें, और बच्चे खाते हैं। फिर कई मदर्स कहती हैं मुझे कि हमारे बच्चों ने घर जाके कहा कि जैसे डॉक्टर खा रही है हमें भी वही खाना है। तो जो प्रैक्टिसेस डॉक्टर करता है, प्रोफेशनल करता है, वही फिर आगे बताता है। अब इसी फॉर्मूले को आप घर में अप्लाई करेंगे। अगर आप खुद कर रहे हैं, आपको अपने बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को नहीं कहना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेंगे। क्योंकि हम ये करते हैं, मसलन आज आप सेशन अटेंड कर रहे हैं, अब इस महीने में हम धुआंधार तरीके से अपने घर वालों को बुलडोज कर दें, और खुद वही बात है जस्टिफाई करें, आज मौसम सुहाना तो समोसे पकौड़े, ठीक, और आज वीकनेस हो रही है तो गुलाब जामुन हलवा। तो वो अगर हमने ये काम किया तो दैट विल नॉट बी जस्टिफाइड कि हम खुद करें। तो अगर आप खुद से मैनेज करते हैं कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना, लोगों की बड़ी कड़ी नजर होती है हम पे, वो फौरन देखते हैं और फौरन आइडेंटिफाई करते हैं कि हम कौन से बिहेवियर्स जो है वो दे रहे हैं। अच्छा, इसके बाद बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशनल मेडिसिन हालांकि आप देखें कि उसमें भी बात की जाती है, लेकिन आपको पता है उसमें 2 लाइनर होते हैं। मतलब हम जब कोई डिजीज प्रोसेस पढ़ते हैं तो एक पूरा चैप्टर उस बीमारी पे, उसके पैथोजेनेसिस पे, और वो क्या क्या हो रहा है, किस ऑर्गन को किस तरह से जर्म्स जाके इफेक्ट कर रहे हैं और क्या तबाही मच रही है, वो सारा पढ़ाया जाता है। और ये भी बताया जाता है कि मतलब वही बात है कि अगर वो ये नहीं खाएंगे तो फर्क पड़ेगा, ये लेंगे तो ऐसे होगा, एक्सरसाइज करनी चाहिए। बस 2-3 जुमले हैं। अब हम क्या करते हैं, मसलन क्योंकि मैं पीडियाट्रिक्स में हूँ, मेरा गायनी वालों के साथ हर वक्त लिंक रहता है, तो मैं क्या देखती हूँ, खवातीन मोस्टली उनका वेट ऑलरेडी ज्यादा होता है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। अच्छा, अब वो आती हैं प्रेगनेंसी के साथ, वेट है ज्यादा, अब उन्होंने क्या कहा, डॉक्टर को बताया, अब वो प्रेगनेंसी में और बढ़ रहा है और जितना बढ़ना चाहिए उससे ज्यादा बढ़ रहा है, तो डॉक्टर क्या लिखेंगी, उनको कहेंगी खाना ना ज्यादा ना खाया करें, चिकनी चीजें ना खाएं। वो भी कह दीजिए अच्छा, और बस बात खत्म। वो कोई कहे कि वजन मेरा ज्यादा है डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज करें, उसके फरिश्तों को भी नहीं पता कि कैसे करना है। इस तरह थोड़ी बिहेवियर मॉडिफाई होते हैं। जो आप कह रही थी ना, डॉक्टर्स बताते हैं, डॉक्टर बस एक जुमला बोलते हैं, तली हुई चीजें ना खाएं। अब वो सोचती क्या, मतलब पराठा छोड़ दूं सुबह का, शाम को जब सारे वही बातें पकौड़े खा रहे हैं या बाकी जो चीजें फ्राई हो रही हैं, तो वो जो संडे को हम निहारी खाते हैं उसका क्या करेंगे, वो किधर जाएगी, तो सब खा रहे हैं। तो बिहेवियर्स के अंदर जो चेंजेस चाहिए वो कोई नहीं बताता। तो इसलिए आपने फ्रस्ट्रेट नहीं होना, आपने डिफरेंस को समझना है। इस वक्त इस पे काम बहुत हो रहा है, लेकिन आपको पता है ये अमेरिका से काम ज्यादा शुरू हुआ है ना, वहां पर भी अभी वो सही तरह प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। क्यों? इसलिए कि जो ये सारी इंडस्ट्री है, अब आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर सब डॉक्टर्स ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, हर शख्स ये काम करना शुरू कर दे, तो ये जितनी आपकी फ्रोजन फूड है बेकार बंद, फिजी ड्रिंक्स बंद, बेकार जूसेस बंद, फास्ट फूड बंद, बेकरियां बंद, तो फिर आप कहेंगे हैं फिर रह की गया। एक्चुअली मैंने वहाँ पे ये देखा कि उनका शुगर माफिया इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जब रिसर्च हुई और उनकी जब डिजीज की वो सारी समझ आनी शुरू हुई, तो बेसिक वहाँ पे ये हुआ कि वहाँ पे शुगर की सुबह इतनी हैवी
इनटेक ले ली जाती है, जो शायद हमारे जैसे लोग यहाँ पे पाकिस्तान में शायद पूरे महीने में खाते होंगे क्योंकि वो जो डोनट और सुबह वो कॉफी और वो लेते हैं ना, हम कहते हैं जी हम तो बूस्ट हो गए और ये हो गया वो हो गया। तो उन्होंने जब एक रिसर्च की जो मैंने पढ़ी थी कि आप ये करें कि शुगर को जो है ना वो कर दें, और उस रिसर्च को वहीं पे दबा दिया गया क्योंकि शुगर माफिया वाज सो स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद जो उनका फार्मा का एक जो खास 2-3 उनके खानदान है, दे आर सो स्ट्रॉन्ग कि उनकी फिर मेडिसिन नहीं बिकेंगी ना। तो वो फिर हर चीज को वहाँ पे यकीन करें कि हमारे माशरे जैसा ही वो है, दूर से हमें बहुत ज्यादा वो नजर आ रहा होता है, बट वहाँ पे भी ये माफियाज बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो इस चीज को आगे आने भी नहीं देते। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बहुत ज्यादा आ गया है जी, वो इतना ज्यादा आ गया है कि हाँ जी, वो इतना ज्यादा आ गया है कि वहाँ पे अब जब लोग जो ऑर्गेनिक से लेना चाहते हैं, डेट इज सो एक्सपेंसिव देयर कि आप उस ऑर्गेनिक को अफोर्ड नहीं कर रहे होते। और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या कर रहे हैं आपको, तो टोटल देखिए ना, आप अगर घर में कोई फंक्शन करते हैं और अगर आप कहते हैं कि फ्रेश जूस रखूं तो आपका तो दिवालिया निकल जाएगा। आप फिर वही वाले बेकार जूस ला के रख देते हैं क्योंकि वो बड़े सस्ते मिल रहे हैं आपको। तो उन्होंने, इंडस्ट्री ने ऐसा वो गेम है कि इसमें से निकलना अभी मुश्किल है, लेकिन अगर हम कहीं फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो हम कैसे करेंगे? हमें हर लेवल पर अभी जंग लड़नी पड़ेगी। मतलब पहले तो अपने नफ्स से, वही हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है ना। वो मैं अक्सर कहती हूँ कि जब कहीं पे किसी के साथ अगर बारबेक्यू फूड खाओ तो वो कहते हैं फिजी ड्रिंक ले लो, और मैं सोचती हूँ या अल्लाह इतनी चीनी और फिर सिर्फ गंद वाला वो सारा कुछ, और अंदर से ना वो कह रहा था एक शैतानी आवाज के देखो तुम भी इंसान हो, सब पी रहे हैं, सब उसके जरिए हजम कर रहे हैं, तुम भी हजम कर लो। लेकिन फिर अपने आप को रोकना पड़ता है कि भाई अगर मैं, वही बात है अभी हम बारबेक्यू खा रहे हैं, फिर वही बात है बेकरी में किसी काम से चले गए हैं, फिर किसी के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं। तो वैसे ही पाकिस्तान के लिए लोग कहते हैं ना, वेले लोग हर वक्त खुशियां मना रहे होते हैं। तो जब हम कॉन्टिन्यूसली सोशल सर्कल्स में और हर वक्त कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट चल रही है, तो अब आप देखिए कहीं पे भी आप जाएं, किसी मुल्क में जाएं और आप फूड कोर्ट्स में जाएं, वो इस तरह भरे हुए होते हैं हर वक्त कि आई कीप वंडरिंग कि लोग कभी घर में खाना भी बनाते हैं कि नहीं बनाते। लाइक इट्स कॉन्स्टेंटली ईटिंग आउट, और वो सारा फूड आप देखें वो बंद हो जाएगा फिर। तो ये इंडस्ट्री कैसे बंद होने देगी? वो तो नहीं कर चाहते कि ये चीजें बंद हो ना। तो इस वजह से भी आप देखें कि ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है सबके लिए। तो लाइफस्टाइल मेडिसिन जो है वो 6 पिलर्स पे है, उसके 6 पिलर्स हैं। पहला पिलर क्या कहता है कि आपने अपनी न्यूट्रिशन को ठीक करना है। दूसरा पिलर आपका लाइफस्टाइल का ये है, आपने फिजिकल एक्टिविटी को ठीक करना है। तीसरा जो है वो है अपनी स्लीप को आपने बेहतर बनाना है। चौथा उसका पिलर जो है वो ये है कि जो रिस्की सब्सटेंसेस हैं किसी भी किस्म के, ज्यादातर लोगों में तो हम देखते हैं कि जो एडिक्शंस हैं जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, लेकिन अब इसमें वो स्क्रीन एडिक्शंस को भी लेते हैं। तो सारे एडिक्शंस को आपने मैनेज करना है। शुगर की भी एडिक्शन होती है लोगों को, तो पैटर्न वही वाला सारा आ जाता है। पांचवा जो पिलर है इसका वो है आपकी इमोशनल हेल्थ। अगर वो ठीक नहीं होगी तो फिर भी आप लाइफस्टाइल को ठीक नहीं कर सकते। और छठा पिलर है आपके सोशल कनेक्शंस। कभी आपने सोचा है कि सोशल कनेक्शंस का शुगर पे, डायबिटीज पे, हार्ट पे, या वही बात है ब्लड प्रेशर पे, अल्जाइमर पे, हम नहीं सोचते। या ये कि नींद का जो है इफेक्ट मेरे मोटापे पे, ओबेसिटी पे, हम नहीं सोचते। तो इन सब एरियाज को सही तरह से देखने की जरूरत है। तो हमें अब क्या क्या करना है वो हम इंशाल्लाह कुछ आज देखेंगे, कुछ इंशाल्लाह अगले सेशन में देखेंगे। थोड़े से मैं हेल्थ मिथ्स पे यहाँ बात करना चाहूंगी कि ये वो एरियाज हैं, अगेन इनको सही तरह से टारगेट नहीं किया जाता, जिनको देखना चाहिए। हमारा एक माइंडसेट है, हम लेते हैं एलोपैथिक, साथ ही हम लेते हैं होम्योपैथिक, साथ ही हम लेते हैं टोटके, और फिर हम साथ ही कुछ मसनून चीजें भी करते हैं। फिर ये सारे काम करने के बाद जब हमें आराम आता है, तो अगर हमारा बिलीफ सिस्टम में होम्योपैथिक, हम कहते हैं इससे आराम आया। अगर हमें टोटकों पे यकीन है, हम कहते हैं सब कुछ खा लिया, टोटके ने काम किया। क्लैरिटी के बगैर हम फैसले कर रहे हैं। मैं हमेशा हर एक को कहती हूँ पहले एक चीज लें, और दूसरा मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि देखें अल्लाह ताला ने शिफा रखी है ना, शिफा तो अल्लाह ताला की तरफ से आनी है। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, उन्होंने बहुत सी होम्योपैथिक मेडिसिन ली होती हैं, वो कहते हैं हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। कुछ लोग वाइस वर्सा, वो कहते हैं जी हम आपसे मेडिसिन लेके गए थे, आराम नहीं आया, फिर फलां ने हमें होम्योपैथिक दवाई दी, आराम आ गया।
कुछ लोग कहते हैं हमने सिर्फ परहेज किया, दवाई तो लिख के ले गए थे लेकिन हमने नहीं ली। कुछ कहते हैं हम सिर्फ शहद लेते रहे। तो अल्लाह ताला ने हर एक के लिए मुख्तलिफ रास्ता रखा है, सिर्फ हमें इस तरीके से अपने आप को बचाना है। हम इससे ना अपने आप को भी कंफ्यूज करते हैं, इधर का सिरा, इधर का सिरा, उधर का सिरा। एक चीज लें ना और अपने आप को कंफ्यूज ना करें और एक को ट्राई करके फिर अगली चीज की तरफ बढ़े। इससे आपका ना फोकस और क्लैरिटी बेहतर होगी। इसमें मैंने एक चीज नोट की है, जो एलोपैथिक है वो होम्योपैथिक की तरफ नहीं आते, जो होम्योपैथिक माइंडसेट वाले हैं वो एलोपैथिक को अवॉइड करते हैं। जी, ये माइंडसेट है, शुरू से है। मैंने एलोपैथिक मेडिसिन पढ़ी है, मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं पढ़ी। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उसको लेने में, इसलिए नहीं हूँ कि मुझे लगता है कि भाई जो मैंने पढ़ा हुआ है, जिसकी मुझे इनसाइड आउट पता है, आई एम मोर कंफर्टेबल। तो अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगी? मैं डिपेंडेंट होंगी किसी और पे जानने के लिए, तो आई रादर स्टिक टू दैट। लेकिन मैं ये नहीं किसी को भी कहती अगर कोई होम्योपैथिक लेता है कि बेकार काम कर रहे हो और कुछ भी नहीं है इसमें। और बहुत से दीनी जो सोच के लोग हैं वो होम्योपैथिक को समझते हैं कि ये बड़ी हम दीनी फरीजा अंजाम दे रहे हैं कि हम होम्योपैथिक ले रहे हैं, हालांकि इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैंने बहुत ज्यादा लोगों में देखा है एटीट्यूड जो है ना, वो समझते हैं एलोपैथिक जो है वो बहुत ही खराब है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही वो पता नहीं गलत सोर्सेज से है, उसके साइड इफेक्ट्स हैं, और होम्योपैथिक के नहीं है। देखना तो ये है ना कि आपकी बॉडी किस पे रिस्पॉन्ड कर रही है। एग्जैक्टली। अगर आपको समझ में आती है कि आप बचपन से देखते आ रहे हैं कि शहद और अदरक का पानी वर्क करेगा, तो वो वर्क करता है तो आपका बिलीव बनता है। अब मेरे पास बहुत से पेरेंट्स आते हैं और वो मुझे कहते हैं जी बच्चा टीदिंग पे है और वो जी बायो 21 दे दें, वो कोई होम्योपैथिक मेडिसिन है। मैंने लोगों से नाम सुना है, मैंने खुद कभी नहीं यूज की। अब ना मैंने अपने बच्चों के लिए यूज की, ना तो मेरे बच्चों ने भी दांत निकाल ही लिए आराम से, मुझे कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं देनी पड़ी। और इसी तरह से ना मैंने अपने पेशेंट्स को बताया, जो लोग नहीं यूज करते उनके बच्चे भी दांत निकाल लेते हैं। मुझे कोई अगर बताता है, मैं कहती हूँ देखें मुझे उसका नहीं पता, लोग मुझे आके बताते हैं, इट इज योर चॉइस। लेकिन मैं दिल में सोचती हूँ लॉजिकली, दांत निकालने के लिए भी मेडिसिन आप दे रहे हैं, अच्छा फिर कॉलिक है उसके लिए भी दे रहे हैं, पहले फीडर चूसनी फिर कॉलिक की दवाई, ये जुल्म है ना। मैं सबको ये एग्जांपल देती हूँ कि आपका शुगर हाई है और आप फिर गुलाब जामुन खाकर कहें कि चलो जी शुगर लो करने की दवाई ले लेते हैं, ये कितना बड़ा जुल्म है। तो बच्चे के साथ आप कितना जुल्म करते हैं कि पहले आप उसको कॉलिक देते हैं, अच्छा और अगर थोड़ा बहुत कॉलिक है तो बर्दाश्त करें। मैं कहती हूँ देखिए जब ये बच्चा बड़ा होगा इसको क्या बहुत सारी बातें जिंदगी में टॉलरेट नहीं करनी होगी, कहते करनी होगी, तो मैंने कहा आदत डालें ना उसको, अल्लाह ताला उसको इसके साथ भेज रहे, इस मिजाज के साथ कि उसको आदत पड़े। पर हमें मुसीबत पड़ी है, कभी ग्राइप वाटर दे रहे हैं, कभी कॉलिक के कतरे दे रहे हैं, फिर 1, 5, 6 की लाइन लगाई हुई होती है। तो वो तो सुबह तक फिर होता रहता है अगर ना दे। आपको पता है कॉलिक के लिए बेसिक रिकमेंडेशन क्या है? उसको उल्टा करें और उसके पेट पे मसाज करें, उसको थोड़ा सा रॉक करें। जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है वो उसका यही सेम प्रॉब्लम था। अब जब हम डॉक्टर के पास लेके गए उन्होंने यही कह दिया कि जी आप इसको कॉलिक ड्रॉप्स दें। वो एक आध दफा 2 दफा तो दिए, लेकिन बाद में हमें ये समझ आई कि जब हम पेट पे लिटाते हैं उसको उल्टा या उस पे लिटाते हैं तो वो उसको आराम आ जाता है ना। तो वो फिर उसके बाद यही होता था कि वो जब मैं सीधी लेटे लेटे थक जाती थी तो वो फिर मियाँ के पेट पे चली जाती थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको हम पिलो के ऊपर लेके आए कि उसके ऊपर लिटाते थे, लेकिन फिर उसके बाद ये कि थोड़े टाइम के बाद जब वो ठीक होगी तो हमने उसको सीधा लिटाना शुरू कर दिया था कि एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे फैमिलीज में बच्चा पैदा होता है ना, जब प्रेगनेंसी होती है और बच्चा होने वाला होता है, उसमें कोई ये नहीं सिखाता कि आपको इस बच्चे के लिए जागना पड़ेगा। सिर्फ उसमें मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, मुबारकबादें दी जाती हैं कि जी बड़ा तुम्हें अच्छा लगेगा। असल तरबियत तो ये करने की है ना कि देखो बेटा उसके लिए जागना भी पड़ेगा रातों को, उसको मैनेज करना पड़ेगा, उसने रोना भी है। दूसरा ये कि मैंने ये नोट किया है पर्सनली कि जो माँ सेटल्ड होती है ना बच्चा भी सेटल्ड रहता है, और जो माँ डिस्टर्ब्ड होती है ना तो बच्चे के मसाइल भी जो है वो ज्यादा बढ़ते हैं, वो ज्यादा बच्चा जो होता है वो तंग करता है। अच्छा जी, फिर ड्रग डोजेज, पहले हम डॉक्टर से पूछते हैं दवाई स्ट्रांग तो नहीं, फिर हम दुकान जिस पे जाते हैं उससे लेते हैं, उससे मशवरा करते हैं स्ट्रांग तो नहीं ज्यादा, और उसने ज्यादातर आपका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए क्या कहना होता है बहुत स्ट्रांग दवाई है। फिर हम परेशान होते हैं, फिर हम परेशान होके सोचते हैं कि डॉक्टर ने 3 दफा लिखी है तो 2 दफा ले लेते हैं, 1 दफा ले लेते हैं, 1 चम्मच लिखा है तो आधा ले लेते हैं, उसी से पूछते हैं लो पोटेंसी में नहीं आती, उससे भी पूछते हैं ऑल्टरनेटिव। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं 7 दिन की लिखी है तो 3 दिन ले लेते हैं, और इससे हम कितनी खराबी कर रहे हैं। मतलब जैसे ही आराम आएगा ना दवाई छोड़ देंगे फौरन, उसको ये नहीं देखेंगे कि डॉक्टर ने देखिए तो आदत पै जाएगी।
हाँ, आदत पै जाएगी दवाइयों की, ठीक। अच्छा, फिर हम एक्सट्रीम्स पे जाते हैं, यानी कुछ लोग वो जो मैं पहले भी कह रही थी कि मरते मर जाएंगे, लेकिन जैसे एस्थमेटिक्स होते हैं तो वो इनहेलर नहीं लेंगे, कहते हैं बहुत खौफनाक खतरनाक है, और वो यही वाली बात कि फिर सारी जिंदगी लेना पड़ जाएगा। अब ये खुद से सोच लिया कि किसी ने मैं बताया कि एक दफा ले लो तो सारी जिंदगी लेना पड़ता है। नहीं, जब ये आप स्टीरॉयड इनहेलर मैंने शुरू किया था तो कुछ डॉक्टर्स भी कहते थे ये तो बहुत खराब चीज है, और जाहिर स्पेशलिस्ट ने दिया हुआ था, और मुझे कुछ इतनी कंफ्यूजन होती थी कि ये लोग कह रहे हैं, ये भी डॉक्टर है इतना खराब है, मेरा स्पेशलिस्ट कह रहा है कि आपने जरूर लेना है, तो बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। और दूसरी एक्सट्रीम क्या है, वही बात है कि छींक भी मारी तो दवाइयों की ओवरडोज कर ली। तो इसमें भी बैलेंस होना चाहिए कि ये हम काम इस तरह ना करें। फिर ये कि हमारा वो 80-20 एटीट्यूड होता है कि थोड़ा सा काम करके हम चाह रहे होते हैं कि मतलब हम ज्यादा सेहत पे काम ना करें लेकिन रिजल्ट्स हमें बड़े अच्छे मिले। पुरानी पर्चियां संभाल के रखने का ये तो बड़ा हमारा रिवाज है ना, नुस्खे बहुत हम एक्सपर्ट हैं। फिर कभी कभी कोई मेरा पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब हमने सारी दवाइयां इस्तेमाल कर ली, पिछली वाली उससे पिछली वाली, आराम नहीं आया, आपके पास आना पड़ा। तो मैं कहती हूँ देखें जब तक आप फीस नहीं देंगे तो तब तक आपको आराम नहीं आएगा। या अगर आपने पुरानी पर्ची इस्तेमाल करनी थी और फीस नहीं देनी थी तो सदका दे देते, तो आपका काम हो जाता। आपने वो भी दोनों काम नहीं किए।